उसमें से दो सेल्स जो है वो अपोजिट पोलैरिटी में लगा रखे हैं, तो हमको निकालना है उनमें से किसी भी एक के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना। हम मान लेते हैं अगर n है तो सबसे पहले ये मान लेते हैं b, और बाकी जितने भी हैं उनको हम इन सबसे रिवर्स, ठीक है। ये पैटर्न कंटिन्यू होता रहेगा। तो बेसिकली हमारे पास जो है n-2 सेल्स जो है उनकी पोलैरिटी ऐसी है, और जो बाकी दो बच गए a और b उनकी पोलैरिटी उनकी उल्टी है, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट निकालते हैं तो क्या करेंगे, E इक्विवेलेंट कितना आएगा, सबका सम, तो ये तो ऐड होंगे और ये माइनस होगा, तो n-2 इंटू E माइनस 2E, समझ में आ रहा है। ये सारे क्या होंगे ऐड, और ये दो क्या होंगे माइनस। ये कितना आ गया देखो, n-4 E आ गया हमारा E इक्विवेलेंट, ठीक है ना। और R इक्विवेलेंट में क्या कभी माइनस होता है, ये क्या हो जाएगा n इंटू R। तो हमारे पास में एक सिंपल सर्किट आ गया, उसका E इक्विवेलेंट पता है, R इक्विवेलेंट पता है, क्या करंट निकल आएगा सर्किट का, कितना आएगा n-4E अपॉन n इंटू R। अब देखो करंट आ गया, इसके अक्रॉस निकाल रही है, इसके अक्रॉस निकाल रही है। मुझे बताओ ये डोमिनेट कर रहा है ना, जो n है वो ग्रेटर देन 4 है, इसका मतलब क्या, ये वाली बैटरीज की वैल्यू ज्यादा है इनसे, तो इसका मतलब करंट जो है इधर होगा ना। कौन सी बैटरीज डोमिनेट करेगी, ये वाली है ये वाली, ये वाली, तो नेट करंट क्या आएगा इधर। तो अगर करंट ऐसा आ रहा है तो यहां से यहां जाऊंगा, ड्रॉप होगा या राइज होगा, ड्रॉप कितने का E का, और यहाँ पे भी ड्रॉप होगा कितना माइनस I इंटू R। तो देखो A के अंदर ड्रॉप कितना आ रहा है, तो माइनस E का, और एक माइनस I कितना है n-4E अपॉन nR इंटू R। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ 6 के अंदर देखो, इसका एरिया अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो लेंथ कितनी होगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और इसका एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लेंथ कितनी होगी 1/1। और इनको हमने एक सेम सोर्स से कनेक्ट किया हुआ, ये आपस में सीरीज में है, ठीक है ना। और इनकी थिकनेस क्या बनी हुई है सेम। याद करो जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो लेंथ कौन से लेते हैं, जिसके अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, लंबाई, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर जो करंट है वो इसमें जा रहा है, इस कोने से इस कोने में, तो लेंथ कौन सी होगी ये वाली, और एरिया कौन सा होगा ये वाला। तो यहां पर भी देखो एरिया तो ये वाला होगा ना, और लेंथ कौन सी होगी ये वाली, ठीक है ना। पहले मैं निकालता हूं रेजिस्टेंस उसका R1, रो L/A, रो लेंथ कितनी है 1, तो 1 छोड़ दो, मैं उसको L1 बोल देता हूं, ठीक है ना। इंटू एरिया देखो क्या होगा, ये 1 सेंटीमीटर इंटू थिकनेस, एरिया कितना होगा 1 सेंटीमीटर इंटू थिकनेस, तो इंटू L1 इंटू थिकनेस, L1 कट जाएगा। क्या ये चीज लेंथ पे डिपेंड कर रही है, रो भी कांस्टेंट है, थिकनेस भी क्या दोनों में सेम, तो रेजिस्टेंस भी क्या आ गया सेम। अब तो सिंपल हो गया, कुछ कमी नहीं इस क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस सेम है, सीरीज में है तो करंट तो क्या होना पड़ेगा सेम, अगर करंट भी सेम रेजिस्टेंस भी सेम तो वोल्टेज भी क्या सेम, पावर क्या होगा I स्क्वायर, रो भी क्या हो गया सेम, सारे पार्ट सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 7 का पहले सी पार्ट में डाउट है जिन लोगों को, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व थ्रू आउट। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने की कंडीशन क्या होती है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस 0। पहले आते हैं P में, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, कौन कौन से फोर्सेस है नॉर्मल और mg, वो बैलेंस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट प्लेन के अंदर है और डिस्प्लेसमेंट जो है प्लेन के अंदर है, फोर्सेस प्लेन के परपेंडिकुलर है, वर्डन कितना आएगा 0। क्या नॉर्मल कोई वर्डन कर रहा है नहीं, तो एनर्जी क्या होगी कंजर्व। अगला पार्ट सर्कुलर मोशन हो रहा है लेकिन कैसे वर्टिकल प्लेन में, कौन कौन वर्डन कर रहा है, ग्रेविटी कर रही होगी, मान लो टेंशन है तो टेंशन तो वर्डन नहीं कर रही होगी। फिर से क्या आ गया
एनर्जी कंजर्व। थर्ड पार्ट देखो आर, उसके अंदर दो बॉडीज जो है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, म्यूचुअल इंट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में सर्कल में घूम रही है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको सिस्टम मानूं, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं, पहली चीज तो। और जो इंटरनल फोर्स है वो ग्रेविटी है, या फिर मान लो हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उनका जो भी वर्क डन होगा वो क्या होगा? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होगा। फिर से क्या हो गया? एनर्जी कंजर्व होगी। एस के अंदर स्प्रिंग लॉक सिस्टम है, टकरा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है जो पंगा कर सकता था। फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन का वर्डन कितना हो गया? जीरो। नॉर्मल का वर्डन हमेशा कितना होगा? जीरो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का हमेशा क्या है? स्प्रिंग वर्डन कर रही है, लेकिन वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी कंजर्व हो गई। लास्ट, ये तो रटा हुआ तुमको, प्रोजेक्टाइल में सिर्फ ग्रेविटी वर्डन करती है ना, ग्रेविटी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव, इसमें भी क्या होगा? एनर्जी कंजर्व हो गई। ठीक है, डी पार्ट, डी पार्ट में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। अब इसमें ध्यान दो, दोबारा से वही ऑप्शन चेक करना है, इजी होगा। पी ऑप्शन में क्या है? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सर्कुलर मोशन हो रही है, ऑब्वियसली नॉर्मल एमजी बैलेंस कर रहे हैं, नॉर्मल एमजी बैलेंस कर रहे हैं, और अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? स्पीड सेम, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम। अगला पार्ट, सर्कुलर मोशन। याद करो यार, सर्कुलर मोशन में स्पीड कम होती है ना जब ऊपर जाता है, ग्रेविटी क्या करती है? नेगेटिव वर्क डन, और जब नीचे आता है तो स्पीड बढ़ती है। तो गलत हो गया। अगला पार्ट, म्यूचुअल इंट्रैक्शन हो रहा है तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, पहली चीज तो। ठीक है ना, और वो जो है म्यूचुअल इंट्रैक्शन की वजह से अगर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके अबाउट कर रहे हैं, हर किसी की स्पीड क्या है? सेम, रेडियस भी क्या है? सेम। ठीक है ना, अगर तुम ध्यान दोगे आर के अंदर जो उसमें डायग्राम दे रखा है M1 और M2, ध्यान दो, इसके ऊपर जो भी फोर्स होगा ग्रेविटी का उसकी वजह से घूम रहे, नहीं, इस पे ये लगा रहा है, ये घूम रहा है, और इसकी वजह से ये घूम रहा है। अब देखो तुमने पढ़ा होगा स्टार सिस्टम है ना, बाइनरी स्टार सिस्टम, उसका ओमेगा क्या होता है? सेम। अगर मान लो M2 यहाँ पर आ गया तो M1 क्या आ जाएगा? इसके अपोजिट में, हमेशा आमने सामने होते हैं ना, और किसके अबाउट घूमते हैं? कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्या इनके पीछे कोई फोर्स चेंज हो रहा है क्या? नहीं, दूरी हमेशा क्या है? सेम, जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर है। अगर फोर्स चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा? नहीं, तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा तो v स्क्वायर बाई r होगा ना, होगा एक्सेलरेशन, तो v भी क्या होगा? चेंज नहीं होगा, बिकॉज r भी चेंज नहीं होता, तो इसीलिए इसमें भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। अगला पार्ट है ऑप्शन एस। ऑब्वियसली देखो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। टोटल एनर्जी कंजर्व है लेकिन काइनेटिक कंजर्व नहीं है। ठीक है ना, अगर तुम मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, तुमने जो है 10 में से कुछ रुपए किसी और को दे दिए, तो तुम दोनों में मिला के तो कांस्टेंट है, लेकिन मेरे तो कम हो गए ना, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी कहाँ चलेगी? पोटेंशियल में, वो वापस आ जाएगी लेकिन कंजर्व तो नहीं है ना। और ऑप्शन डी तो पता ही है यार, काइनेटिक एनर्जी ऊपर जा रहा तो क्या होती है? कम, और नीचे आकर तब बढ़ेगी, तो टी भी गलत है, सिर्फ क्या हो गया? पी और आर। ठीक है, स्टिक है हमारे पास, उसका लोअर एंड को हमने ओरिजिन बोल दिया है, और जिसके अलावा को है उसको y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस। इनिशियल ऐसा रखी है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, उसको हल्का डिस्टर्बेंस दे दिया तो नीचे गिरने लगे। ठीक है ना, पहला पार्ट हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास का मोशन जो होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, और दूसरा ऐसा पॉइंट जो कि लोअर पॉइंट से r डिस्टेंस पे है उसका इक्वेशन कैसा। पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है, इस पूरे मोशन में सिर्फ दो ही फॉर्मूले आ रहे हैं, दो ही फोर्स आ रहे हैं, नॉर्मल और mg। नॉर्मल एंड दोनों कैसे हैं? वर्टिकल। तो अगर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कितना होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 0। तो सेंटर ऑफ मास किस में चलेगा? y में, तो y में चलेगा मतलब इस लाइन के अलावा चलेगा
वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x बराबर 0। अब सेकंड पार्ट में आएगा, मान लो कुछ टाइम बाद में ये ऐसी होगी, इसका एंगल थीटा हो गया विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। कुछ हिस्सा पीछे आएगा, कुछ आगे जाएगा, और सेंटर ऑफ मास जो है वो यहीं पे रहेगा, इसी लाइन में, लेकिन इनिशियल से थोड़ा नीचे आ गया होगा ना। मान लो इसका मेन पॉइंट यहाँ पर है इनिशियली, अब कहां पर आ गया, यहाँ, मतलब कि बस नीचे आ रहा है, इसी लाइन पे है। अब देखो हमको निकालना किस पॉइंट के बारे में, जो कि यहां से कितने डिस्टेंस पे है, आर के, ठीक है ना। ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अगर ये आर है और ये सेंटर ऑफ मास है ना, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, l/2, और ये आर है। अब मुझे बताओ ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना है, l/2 cos थीटा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितना है, l/2 cos थीटा, और ये पूरा कितना है, l/2 sin थीटा। और ये जो डिस्टेंस है हमको कहां से निकालना है, ये वाला। अगर ये हाइट निकालो, ये हाइट कितनी आएगी, r sin थीटा, ठीक है ना, r sin थीटा, ठीक है। तो हमारे पास में जो है इस पॉइंट से अगर यहां से निकालना डिस्टेंस, तो ये कितना है, l/2 cos थीटा, लेकिन हमें किसका निकालना है, इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का, तो वो कितना हो जाएगा, l/2 cos थीटा माइनस r cos थीटा, ठीक है ना। तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, l/2 माइनस r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, r sin थीटा। अब तो कर लोगे ना, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। इक्वेशन ऑफ किसकी आ गई, एलिप्स, ठीक है ना। अगर ये पूरा कितना है, l/2 cos थीटा, और ये कितना है, r cos थीटा, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 2 cos थीटा माइनस r cos थीटा। नॉर्मल mg थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस हो जाएगा, n cos थीटा बराबर mg, और ये वाला कंपोनेंट इसको घुमाएगा, n sin थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r। अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करते हो तो v स्क्वायर बाई rg की वैल्यू कितनी आती है, tan थीटा के बराबर। हमारे पास v कितना है, 4 स्क्वायर 16 आ गया, r कितना है, g को पुट कर दिया बराबर tan थीटा, ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/40। अब देखो अच्छी बात ये है, tan थीटा 1/40 तो बहुत छोटा एंगल है ना, 0.025 के आसपास। तो स्मॉल थीटा के लिए tan थीटा कितना होता है, थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई रेडियंस में, 1/40, मतलब कि 25 × 10⁻³ हमें ये निकालना है 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने दो रॉड्स को ज्वाइन कर दिया एल शेप में, तो ये क्या बन गया, एक रिजिड बॉडी। तो अगर जितना ये घूमेगा उतना ही ये घूमेगा, ये पूरा शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो हमको निकालना है, जब उसको हमने रिलीज किया है तो हिंज ने कितना फोर्स लगाया होगा। मास m है, लेंथ l मान ली मैंने। क्या इन रॉड्स का कोई मास है, लाइट रॉड्स है। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर हिंज का फोर्स निकालना, हमेशा सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना। सेंटर ऑफ मास से पहले हम इस पार्टिकल का और इसका निकाल लेते हैं। तुमको पता है ये पूरा रिजिड बॉडी क्या करने वाला है, इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन। तो हर पॉइंट के दो एक्सेलरेशन होंगे, एक होगा सेंट्रीपिटल, दूसरा होगा टेंजेंशियल। लेकिन इनिशियली कोई ओमेगा इसके पास नहीं होगा ना रिलीज करने के टाइम, तो ओमेगा स्क्वायर आर इसका भी कितना हो गया 0, इसका भी कितना हो गया 0। सिर्फ क्या आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वो किससे आएगा, डॉट बराबर आई अल्फा से निकाले। और इस पूरे सिस्टम पे टॉप निकालते हैं। ये गलती मत करना कि सिर्फ पहले इस पे टॉप निकाल के इसका अल्फा निकाल दिया और फिर इस पे टॉप लगा के इसका अल्फा निकाल दिया। ये आपस में रिजिड बॉडी कनेक्टेड है ना। अगर तुम सिर्फ इसको सिस्टम मानोगे तो जो कनेक्शन है ना उसका फोर्स भी आएगा, ठीक है। तो इस पे क्या लग रहा होगा mg, और इस पे भी क्या लग रहा होगा, इसका x में मैंने मान लिया फोर्स fx और y में मान लिया
F5। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आ गया इसका 0, mg का भी कितना आ गया, इसका कितना आएगा mg into L बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों क्या आएंगे, गलती मत करना, रिजिड बॉडी है ना, इसका कितना आएगा ml स्क्वायर, इसका भी कितना आएगा ml स्क्वायर, तो टोटल कितना आ गया बताओ 2ml स्क्वायर। अगर मान लो इस क्वेश्चन में इनका भी मास हो तो क्या ऐड करते m1 L स्क्वायर बाई 3 प्लस m2 L स्क्वायर बाई 3, ठीक है ना, एक एंड के अबाउट 3 होता है, ठीक है ना। टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा, तो इससे अल्फा कितना आ गया बताओ, m का क्या आएगा g बाई 2 अल्फा से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, r अल्फा से इन द सेंस ऑफ अल्फा, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखो जो m है उसका आएगा l इंटू अल्फा ना, डायरेक्शन क्या आएगी नीचे, अल्फा की डायरेक्शन ये होगी ना जिस डायरेक्शन में टॉर्क है, जिस डायरेक्शन में टॉर्क है उस डायरेक्शन में अल्फा होगा, तो इसकी एक्सेलरेशन l इंटू अल्फा कितना है g बाई 2, और इस वाले का कितना है l इंटू अल्फा, डायरेक्शन क्या आएगी इधर ना, इसका भी कितना आ जाएगा g बाई 2। अब निकालते हैं हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, या फिर डायरेक्शन से कर लो या फिर सेंटर ऑफ मास से कर लो। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, तो m इंटू इसका कितना है g बाई 2 j कैप, डायरेक्शन मत भूलना, प्लस m इंटू g बाई 2 मैं पीछे मानूंगा अपॉन 12। मेरे हिसाब से दिस इज x एंड दिस इज y, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा बताओ, g बाई 4 I कैप प्लस g बाई 4, ठीक है ना। हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गए, अब कुछ नहीं है, अब अगला स्टेप क्या है न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है ना, इस एक्सेलरेशन को मैं यूज करूंगा। अब देखो नेट फोर्स इन एनी डायरेक्शन इज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो पहले मैं x में लिखता हूं, मैं fx अल्फा को उल्टा मान लेता हूं ताकि पॉजिटिव की दिक्कत ना रहे, साइन की दिक्कत ना रहे। हाँ x में कौन सा फोर्स है, सिर्फ fx है ना, ग्रेविटी तो नहीं है ना, तो fx इक्वल टू टोटल मास कितना है 2m, और x में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है g बाई 4, 2m इंटू g बाई 4। अब लिखता हूं मैं y में डाउनवर्ड पॉजिटिव 2mg भी आएंगे, ये गलती मत करना, mg प्लस mg प्लस f5, तो क्या आएगा इक्वेशन 2mg प्लस f5 इक्वल टू मास m या 2m, टोटल मास इंटू g बाई 4। क्या इससे fx और fy निकल आएगा, तुम्हारा आंसर क्या fx प्लस xy होगा, y प्लस fy स्क्वायर का अंडर रूट निकाल लेना इसको, ठीक है। 11th कंडक्टर है, करंट एक्सिस के अलावा जा रहा है, एक्सिस पे कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, सरफेस पे सिग्मा 2 है, और बोला है लीनियरली वेरी कर रहा है। एक चीज ध्यान रखना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है एक एलिमेंट के लिए, रो एल बाई ए, एल क्या लेंथ, ए क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे करंट जा रहा है, ये चीज बस ध्यान रखना डायरेक्शन के साथ। और देखो रो क्या होता है 1 अपॉन सिग्मा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना एल बाई ए सिग्मा। अब इसको मैं यूज करूंगा यहाँ पर, ऑब्वियसली देखो एलिमेंट जो है उसकी वेरी कर रही कंडक्टिविटी, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन पहले मुझे पता तो हो कैसे वेरी कर रहा है, रेडियस r बोली है, लीनियरली वेरी कर रहा है, तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूं सिग्मा एट x, मैं किसी भी x रेडियस को मान ले रहा हूं जहां पर कितनी कंडक्टिविटी होगी, ठीक है ना, तो सिग्मा एट एनी x विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई r इंटू एक्स प्लस 0, स्लोप आ गया ना, और x बराबर 0 पे कितना आना चाहिए सिग्मा 1, x में कुछ भी मान सकता हूँ, एक्सिस का नाम कुछ भी करो कोई फर्क पड़ता है क्या, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया मेरा कंडक्टिविटी x। अब देखो मुझे निकालना रेजिस्टेंस, तो मैं x पे जाके अब दोबारा से x पे जाके
dx थिकनेस का और l लेंथ का एक हॉलो सिलेंडर ले रहा हूं। समझ में आ रहा? x पे जाके dx थिकनेस का और l लेंथ का हॉलो सिलेंडर ले रहा हूं। एलिमेंट ऐसा क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इस एलिमेंट पे कंडक्टिविटी क्या है? कांस्टेंट। जैसे ही मैंने x कांस्टेंट किया, सिग्मा भी क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक, अब इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिखता हूं मैं, dr will be equal to L, लेंथ तो सारे एलिमेंट की सेम होगी, अपॉन एरिया। इस शब्द को, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा ना, तो कितना आएगा? 2 पाई x dx। क्या आएगा? 2 पाई x dx। और ये तो आ गया हमारा क्या? L बाई a, और अपॉन सिग्मा। सिग्मा कितना? सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई r इंटू x प्लस सिग्मा 1। ठीक, अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो मैक्सिमम बच्चों ने करी होगी? ये सब सीरीज में नहीं, एलिमेंट क्या है? पैरेलल में है। सारे के सारे एलिमेंट सीरीज में नहीं है, हर एलिमेंट के पीछे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। तो ये dr का इंटीग्रेशन ये क्या होगा? 1/dr का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है ना? तो हमारा 1/r इक्वलेंट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr। अब इसको उल्टा करना, इंटीग्रेट करना, x कहां से कहां तक जाएगा? 0 से r तक। इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ये सीरीज में, ये किसमें है? पैरेलल के अंदर। सिंपल सा ही है, 11th के मार्क को वही जाना चाहिए। प्लेट्स है, एरिया सेम है a, डिस्टेंस है d, और कंडक्टिविटी सिग्मा से 2 सिग्मा हो रही है इनके बीच में। वैल्यू कर लिए। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वहां पे सारे एलिमेंट क्या थे? पैरेलल, क्योंकि उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम था। यहाँ पे क्या पैरेलल में? सारे एलिमेंट क्या होंगे? सीरीज में। सबके अलावा करंट क्या है? सेम। मैं x पे जाके एलिमेंट लेता हूँ dx का। पहले तो मैं निकाल लेता हूँ x पे कितनी कंडक्टिविटी आएगी। बताओ इक्वेशन, सिग्मा एट x कितना आएगा? स्लोप कितना आएगा? 2 सिग्मा बाई सिग्मा। तो सिग्मा अपॉन d इंटू एक्स, और 0 पे कितना है? सिग्मा। ये आ गया सिग्मा का फंक्शन। x पे जाके dx का एलिमेंट लिया, dx क्या? लेंथ ऑफ द एलिमेंट। तो इस एलिमेंट का क्या आएगा? रो dx बाई a, रो एलिमेंट का लेंथ अपॉन एरिया। सारे एलिमेंट का एरिया क्या है? सेम। और इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है? dx। रो क्या होगा? 1 बाई सिग्मा dx अपॉन a सिग्मा x बाई d प्लस सिग्मा। इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, डायरेक्टली जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्या है? सीरीज में। तो 0 से d। अगर ये पैरेलल होता क्या करता? 1/dr को इंटीग्रेट करता, लेकिन यहाँ पे सीरीज है तो इससे आंसर